नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की आपकी खास तैयारी और इसके साथ ही तमाम सेक्टर्स पर भी देते हैं आपको विशेष नजरिया। बहुत सारा एक्शन है बाजार में और इसके साथ ही आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो कल ढेर सारे सवालों का जवाब हमने दिया, जो सवाल आपने पहले पूछे थे। आज भी आपके सवालों को शामिल करेंगे जो आपने कल यानी सोमवार के दिन पूछे हैं, मंगलवार के दिन पूछे हैं, माफ कीजिएगा। और आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब आपको आने वाले शोज में जानने को मिलेंगे। लेकिन आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं, सबसे पहले वो तरीका जान लीजिए। तो YouTube पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, अपने सवाल आप YouTube पर कमेंट कीजिए और याद रखिए जब भी अपना सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये जरूर बताइए। और आखिर में अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। इससे हमारे एक्सपर्ट्स को आसानी होती है। चलिए इन सब के बीच में जरा बाजार को एक बार टटोल लेते हैं। तो निफ्टी देखिए 100 अंकों की तेजी के साथ 108 अंक चढ़कर 23,440 के पास बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा। जी हां, निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। निफ्टी जो है वो 23,440 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 750 अंकों की यहां पर तेजी हमें देखने को मिली और बैंक निफ्टी 53,100 के ऊपर 117 के स्तर पे क्लोजिंग ली। सेंसेक्स में 309 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली, 77,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा सेंसेक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो 1917 शेयर ऐसे थे जो कि आज मार्केट ब्रेथ में हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 783 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। चलिए इन सब के बीच में दो खास एक्सपर्ट्स को अपने साथ शामिल करते हैं। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल इस वक्त स्नेहा पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और तेजस शाह साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे खबरें आई हैं, उन सब के बीच में अब एक बार फिर शंकाओं की बात की जा रही है, लेकिन चीन से जो बात आई है कि बातचीत को वो तैयार हैं, लेकिन अब इन पूरे माहौल में कल के बाजार में बताइए इन टेक्निकल लेवल्स पे कहाँ निगाह रखी जाए। गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने पिछले 6 वर्किंग डेज में ऑलमोस्ट 1600 से 1700 पॉइंट की रैली देखी है। 22,000 का स्तर छुआ था लास्ट मंडे को और लगातार वहां उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी ने एवरीडे हायर हाई बनाया है। और आज के सत्र में भी देखेंगे तो निफ्टी ने जो इसकी 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी जो करीबन 23,360 के करीबन है, उसके ऊपर डिसिसिवली क्लोज दिया है। तो ओवरऑल जो आउटलुक है अभी भी पॉजिटिव है। 23,500 का एक इमीडिएट हर्डल है। मुझे लग रहा है कल के मॉर्निंग सत्र में वो रिटेस्ट हो सकता है और उसके ऊपर अगर बंद देता है निफ्टी तो मेरे हिसाब से निफ्टी जो इमीडिएट स्विंग हाई बना था मार्च में 23,870 के करीबन, वो लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है। और नीचे में अगर सपोर्ट देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है निफ्टी में वो है 23,350 का और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन बैठ रहा है 23,150 से लेके 23,200 के करीबन। तो ये है नजरिया आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आता हुआ तेजस की तरफ से। चलिए अब आपके सवालों को फटाफट से चर्चा में शामिल करते हैं। शिव जी शाह करके हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर ये राय जाना चाहते हैं। 287 के भाव पे इन्होंने BEL में खरीदारी की हुई है। तो स्नेहा बताएं BEL कैसा लग रहा है आपको? 287 की इनकी बाइंग है। जी, बीएल पे काफी पॉजिटिव व्यू है। सो डिफेंस में हमने ऑफ लेट काफी ऑर्डर्स आते हुए भी देखे हैं और इनफैक्ट ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि बना रहेगा और अप्रैल मंथ माने नियर टर्म में भी काफी ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट के एंड से। तो अगर आप बीएल के ओवरऑल ऑर्डर बुक की भी बात करें तो ऑर्डर इनफ्लो काफी स्ट्रांग रहा है इन FY25 एंड अब ये वेल पोजिशनड है। काफी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल रही है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years
एंड एट द सेम टाइम ये डिफेंस से डाइवर्सिफाई करके नॉन डिफेंस सेगमेंट्स में भी जो न्यू सेगमेंट्स है उनमें भी मूव कर रहे, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे इन केस कभी भी अगर ऑर्डर स्लो डाउन आता है इन डिफेंस, तो ये अपने आप को वेल प्रोटेक्ट कर रहे हैं उससे। तो बीएल पे हमारा लंबे नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पॉजिटिव व्यू है, एंड इसमें आप 330 350 टारगेट प्राइस पकड़ के चल सकते हैं। 33 350 तक के जो टारगेट हैं बीएल में आपको नजर आ सकते हैं। अनंत हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने टाटा मोटर्स पर राय जाननी चाहिए थी। जब टाटा मोटर्स पे बड़े सवाल आ रहे हैं और जाहिर से आप अपने इसके कंसर्न है, 750 का भाव है इनका खरीदारी का, बताइए क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये स्टॉक एक लगातार ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। लास्ट 2000 अगस्त 2024 में स्टॉक ने 1180 के करीबन टॉप बनाया था और उसके बाद लगातार हमने स्टॉक में गिरावट देखी है। रिसेंटली स्टॉक ने 535 के करीबन एक स्विंग लो बनाया और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली दिखाई है स्टॉक में। मुझे लग रहा है स्टॉक में वर्स्ट इज ओवर ऐसा लग रहा है। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड था तो एक रिलीफ रैली आई है। एट द सेम टाइम ऊपर में 670 का एक मेजर हर्डल है, जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा। बट अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में, और यहाँ से अगर कोई डिप आता है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 525। और मुझे लग रहा है 6 से अगर 12 महीने का इनका नजरिया है तो स्टॉक में हम ऊपर में 700 से लेके 725 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो 725 तक के जो स्तर हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। नजरिया थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल विक्रांत पांडे का है। वोडाफोन आइडिया पर राय जानना चाहते हैं। 1500 शेयर हैं और 8 रुपए के भाव से इन्होंने वोडाफोन आइडिया में एंट्री ली हुई है। स्नेहा, वोडाफोन आइडिया क्या निकल जाना बेहतर है या कोई उछाल आए तब निकलें, और अगर निकलें तो कहां खरीदारी करें? जी मेरी राय वही है कि उछाल आए 10 के आसपास जब भी स्टॉक जाए तो उसमें निकल जाना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने जब भी जो स्टेक बाय किए वो 10 रुपीज पर शेयर पे बाय किया है, तो वो लेवल्स उम्मीद है कि आ सकता है, तो उन लेवल्स पे निकलना बेटर रहेगा। बिकॉज अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, बिकॉज सब्सक्राइबर बेस जब तक यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है तब तक स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। एंड प्लस आगे जाके भी फंड्स रिक्वायरमेंट अभी भी काफी है, बिकॉज इनको एजीआर ड्यूज मीट करने, प्लस 5G में हैवी केपेक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू आइडिया पे है नहीं, तो बेटर है कि निकल जाए और निकल के भारती पे मूव करना चाहिए। भारती की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअसली वो ऐड किए जा रहे हैं न्यू सब्सक्राइबर बेस को। एंड सेकेंडली भारती में अगर आप देखेंगे तो केपेक्स इनकी काफी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तो वहां पे सपोर्ट मिलता है, तो फ्री कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग है भारती एयरटेल के लिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप आइडिया से निकल के भारती में मूव करें। आइडिया से निकलिए लेकिन 10 रुपए तक का इंतजार कीजिए, और उसके बाद भारतीय एयरटेल में अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में ही जाना है तो ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ। बढ़ते आगे, विकास कुमार का सवाल लेते हैं। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं और तेजस जी इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं 171, बताइए क्या राय है? देखिए, टाटा स्टील की हम बात करें तो ये स्टॉक में हमने गिरावट देखी 160 के स्तर से। 20 मार्च को ये स्टॉक ने 160 का स्तर बनाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट आई है। नीचे में 130 का एक स्विंग लो बना के स्टॉक में एक हम हल्की सी रिलीफ रैली देख रहे हैं। ये जो स्टॉक का बेस है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वो करीबन 120 और 125 के करीबन काफी स्ट्रांग बेस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है और इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 120 और 125 के करीबन वो ऐड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 115। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है अगर इनका नजरिया 2 से 3 महीने का है तो ऊपर में हम 150 से लेके 155 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अगर नीचे में ही ऐड करेंगे तो इनको एक उछाल आएगा तो उसमें एग्जिट कर सकते हैं उनके कॉस्ट के करीबन। ठीक है, तो ये आपको विशेष रणनीति टाटा स्टील पर आपको उछाल का वेट करना होगा। नितेश मोहन यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। M&M और CDSL इन दोनों पर स्नेहा जी राय जानना चाहते हैं। M&M इन्होंने जो खरीदारी का स्तर है वो है 2800 और CDSL इन्होंने 1350 के भाव पे खरीदारी की हुई है।
तो दोनों ही स्टॉक की अगर हम बात करें, खासतौर पे एमएनएम की, तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। इसके अलावा सीडीएसएल इन्होंने 1350 का भाव रखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नजरिया काफी लंबी अवधि का है, 3 साल इन दोनों स्टॉक में रुकना चाहते हैं। बताइए क्या राय बन रही है? जी, लंबा नजरिया है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी दोनों को होल्ड करें। एमएनएम दो करेक्ट हुआ है बिकॉज ओवरऑल हम एक ऑटो सेगमेंट में थोड़ी सी मंदी सी देख रहे हैं, बट एमएनएम क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट में भी प्रेजेंट है तो मॉनसून की अच्छी इस बार अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है, जिसके कारण ट्रैक्टर सेगमेंट को अच्छा बूस्ट मिलेगा। और प्लस एमएनएम की जो ट्रैक्टर बिजनेस के अलावा जो एसयूवी सेगमेंट है वो बाकी ऑटो कंपनीज के कंपैरिजन में काफी बेटर कर रही है। न्यू लॉन्चेस भी रिसेंटली हमने देखे जिनको अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। सो एमएनएम हमारा टॉपिक है ऑटो सेगमेंट में एंड इसे लंबे नजरिए से होल्ड कर सकते हैं। और सीडीएसएल दो बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, बट बिकॉज ओवरऑल मार्केट ही करेक्ट हुआ है तो वो क्योंकि एक प्रॉक्सी प्ले है कैपिटल मार्केट थीम को प्ले करने के लिए, तो जाहिर है कि उसमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा। बट एक अच्छे लेवल्स है और इस पे एवरेज आउट करके इसे लंबे नजरिए के लिए होल्ड करना चाहिए, बिकॉज डीमैट अकाउंट में मोमेंटम वापस जब मार्केट में थोड़ी रिकवरी आएगी तो डीमैट अकाउंट्स में वापस से वो मोमेंटम पिकअप होएगा और इसमें अच्छी हमें यहाँ से गेन्स मिल सकते हैं। स्टॉक में बने रहने की सलाह, लंबी अवधि का आपका नजरिया है, एक खास रणनीति आपको मिलती हुई स्नेहा जी की तरफ से। अगला सवाल छोटे गुप्ता जी का लेते हैं और इन्होंने जियो फिनांस पे राय जाननी चाहिए है और इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता देते हैं। 308 के भाव पे इन्होंने जियो फिनांस में एंट्री की हुई है। फिलहाल नुकसान में है लेकिन 1 साल और रुक सकते हैं। तेजस, जियो फिनांस 308 की बाइंग, 1 साल का नजरिया। देखिए, जियो फाइनेंस की बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है रिसेंटली 200 के करीबन, और उसके बाद आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है अबव इट्स इंटरमीडिएट हाई ऑफ 238। तो मुझे लग रहा है ये जो रैली है वो जियो फाइनेंस में बरकरार रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 255 का लेवल आ सकता है, और अगर पोजिशनली अगर इनका लंबा नजरिया है तो मुझे लग रहा है 3 से 6 महीने में स्टॉक में हम 270 से लेके 275 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है इसमें मेरा निजी निवेश भी है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये है आपको एक बेहतर राय मिलती हुई। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। टीसीएस पे हमारे एक दर्शक हैं विनय कुमार, उनका सवाल लेते हैं। टीसीएस पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 3252 के भाव पे खरीदारी की हुई है। नजरिया इन्होंने नहीं बताया है। स्नेहा जी, टीसीएस पे राय दीजिए, 3252 की खरीद। जी देखिए, अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आईटी सेक्टर में अभी भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, रिजल्ट्स भी बहुत कोई प्रॉमिसिंग नहीं थे एंड आउटलुक भी थोड़ा अनसर्टेन ही है। बेसिकली जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जो एक रिवाइवल एक्सपेक्टेड थी वो वापस 2-3 क्वार्टर से एटलीस्ट डिले हो गई है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरी सलाह रहेगी कि माने निकल जाए इस काउंटर से, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो फिर एक अच्छा लेवल है ऐड करने के लिए। 1-2 क्वार्टर्स थोड़ा सा पेन रहेगा टीसीएस के लिए, बिकॉज बीएसएनएल जो उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्डर थी वहां पे एक हम रैम डाउन देख रहे हैं, तो उसके कारण Q1 के नंबर्स भी थोड़े इम्पैक्टेड ही रहेंगे। एंड तब तक ये टेरिफ फ्रंट पे भी जो सिचुएशन है टेरिफ वॉर रिलेटेड वो भी था सेटल हो जाएगा, तो समझ में आएगा कि कौन से सेक्टर्स विनर इमर्ज हो रहे हैं, कौन से लूजर्स है। तो अराउंड 6 मंथ्स की 6 मंथ्स जी शायद इसमें टाइम जाएगा क्लैरिटी होने में। तो लॉन्ग टर्म नजरिए से डेफिनेटली लेवल्स पे ऐड करना चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है एंड द मोस्ट रेजिलियंट कंपनी है आईटी सेक्टर में। बट शॉर्ट टर्म नजरिया ठीक शॉर्ट टर्म में पेन रह सकता है। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया लेकर चलिए, टीसीएस में बने रहने की सलाह लंबी अवधि के नजरिए से। शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी, शुक्रिया करेंगे तेजस शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए कल की तैयारी में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां पर आपको एक विशेष जानकारी दे देते हैं। हमारा लगातार चल रहा अभियान म्यूचुअल फंड सही है पेश करता है
स्मार्ट निवेश सही निवेश पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क में हम लेकर आए हैं म्यूचुअल फंड सिंपल है, एक ऐसा सेगमेंट जिसका उद्देश्य है म्यूचुअल फंड से जुड़े आम मिथकों को तोड़ना। आज हम जिस मिथक की बात कर रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड सिर्फ लंबे समय के निवेश के लिए होते हैं। क्या ये एक मिथक है या सच्चाई? आइए इसका पता लगाते हैं।